मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम के लिए। इसका फॉर्म निकलने वाला था 28 जनवरी को, लेकिन अभी तक नहीं आया। कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकती हैं। चेंजेस अगर होंगे तो पैटर्न में जिस तरीके से सीजीएल में चेंजेस हुए हैं एग्जाम्स पैटर्न में प्री में, ऐसे ही इसमें भी हो सकते हैं। तो हमें उस चीज की कोई हेडेक नहीं लेनी है। हमें तैयार कैसे करना है प्री, मेंस, फिजिकल और मेडिकल, क्या क्या इनमें होता है, कंप्लीट किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बना के चलना है, क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है, वो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो इसको जानने से पहले तो मैं कुछ डाउट क्लियर कर दूं क्या क्या इस एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है, और फिर उसके बाद में किस तरीके से हम लोगों को स्ट्रेटजी बना के चलना है। चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इस एग्जाम्स की होती हैं और क्या क्या पोस्ट और कहां कहां पे ये हमें अप्लाई करवाता है। दोस्तों, सीपीओ का एग्जाम हम लोगों को सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ के लिए देना होता है। ठीक है, जिसके जितने अच्छे मार्क्स या जिसकी जो चॉइस उसके अकॉर्डिंगली उसे उसकी फोर्स मिल जाती है। ठीक है, किस तरीके से इनके एलिजिबिलिटी है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं सिलेक्ट होने के, वो देख लेते हैं हम लोग। पहली रिक्वायरमेंट उन लोगों को होती है ग्रेजुएशन। कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में नहीं होना चाहिए। पहली बात, मतलब वो लोग डिग्री कंप्लीट मांगते हैं। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, देन अगले साल आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गई है तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहां वो डिग्री मांगते हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट है या नहीं। अवेटिंग को वे नहीं मानते। पहली बात ये दिमाग में रखना। दूसरी बात, एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए 20 से 25, मतलब मिनिमम एज 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए अकॉर्डिंगली। जैसे अब तक उन्होंने 1 जनवरी तक मांगा है, जैसे 2016 का जो मांगा था उन्होंने 1 जनवरी 2016 तक डेट मांगी थी। अगर किसी की एज 1 जनवरी 2016 को 25 साल 1 दिन भी हो गई, वो एलिजिबल नहीं है। बात क्लियर रखना। इस बार जो चेंजेस होने वाले हैं शायद उनमें एज का भी हो जाए, ना भी हो तो दोनों ही कंडीशन है। जैसा भी होगा वो देख लेंगे। अगर हुआ चेंज तो एज का तो कुछ ये होगा कि इस बार 1/1/2017 से ना मांग के वो एज 1/7 को मांग सकता है, 8 को, सॉरी अगस्त को मांग सकता है। ठीक है, तो उसका तो देख लेंगे, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में +3 लगा लो 25 में, यानी 28 तक वो दे सकता है। और एससी एसटी में वो +5 लगा लो, यानी 30 ईयर एज तक वो दे सकता है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जो मेल के लिए हाइट और उनकी चेस्ट। जनरल हो, ओबीसी हो या एससी कैटेगरी हो, हाइट 1 सेंटीमीटर ही चाहिए, इससे कम नहीं। अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट है वो नॉर्मल 80 होना चाहिए और फुलाकर, मतलब जो इस तरीके से हम लोग सांस लेके निकालते हैं उसको 85 होना चाहिए। हिल एरियाज, जो हमारे हिल एरियाज है, जैसे हिल एरियाज में मैं आपको बता दूं, जैसे वो गढ़वाल से है, कुमाऊं से है, हिमाचल प्रदेश से है, गोरखा है, डोगरा है, मराठा है, कश्मीरी वैली से है, लेह लद्दाख से है, या मेरे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं हम लोगों के उनसे हैं, सिक्किम से हैं, उन सब के लिए हिल एरियाज 165 सेंटीमीटर, हाइट 80, ये कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं, और 85। सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए हाइट जो है 162.5 है, चेस्ट 77 है और 82 एक्सपेंड करने के बाद है। यहीं पे ही अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के लिए ये सब चीजें नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात की जाती है। और हाइट की जाती है, जैसे यहीं पे देख लेते हैं,
हाइट जो दी गई है वो दी जाती है 150 सेंटीमीटर, 57, 155 और 154। 157, 155 और 154 आप लोगों ने देख लिया। जनरल ओबीसी एससी 157 और हिल एरियाज 155 और एसटी कैटेगरी के लिए 154। अब बात कर लेते हैं आगे की मेजरमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्री एग्जाम के लिए। पहला जो इसमें सबसे पहला पार्ट आपका आएगा वो आएगा प्री एग्जामिनेशन, जिसे टीयर 1 भी कहते हैं। ठीक है, उसमें आएगा आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। अगर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि सीजीएल में चेंज हुए और 50 से 25 क्वेश्चन रखे, मैक्सिमम मार्क्स कितने 200 ही रखे, तो इसमें भी अगर चेंज हुआ तो 25 25 25 25 यानी 100, या फिर 50 50 50 50 यानी 200, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 50 50 50 ही रहेगा। इसमें बैंक की तरह सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है कि हर एक की अलग अलग कट ऑफ, इसमें सिर्फ कंबाइंड कट ऑफ होती है। ठीक, और वो कंबाइंड कट ऑफ 2014, 15, 16 सब में अलग अलग थी। तो मैं 2015 और 16 की आपको बता देता हूं, क्योंकि ये लेटेस्ट यही जाएगा आपका जो अब तक का हुआ है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी 17, 18 आगे की कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कट ऑफ मेल फीमेल 2015 में। आप स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, आराम से इसको आप नोट डाउन कर लो, देख लो अच्छे से खूब क्या क्या कट ऑफ हम लोगों की रही थी। ये कट ऑफ थी 200 में से। ठीक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल, इसमें एक्स सर्विसमैन नहीं आता। ठीक है, ये हम लोगों की क्या थी, कट ऑफ थी। अब हम लोग देख लेते हैं प्री के लिए स्ट्रेटेजी हम लोगों की क्या होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि प्री में हम लोगों को कौन कौन सी बुक अगर रेफर कर लें अच्छे से, एक एक बार भी अगर उन बुक से हो जाए, हम लोग निकल जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं एग्जाम को बहुत इजीली प्री को विद 120 प्लस मार्क्स प्री में कम से कम। मैं जब स्टडी करता था, जब मैंने मतलब अपने आप को मतलब स्टैब्लिश किया था इन चीजों को लेके, तब मैंने कौन कौन सी बुक रेफर की थी वो मैं अपनी बता देता हूं। मैंने रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन ली थी और अरिहंत की एक बुक आती है, ठीक है, वो ली थी प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे मुझे अरिहंत से बेटर मुझे किरण पब्लिकेशन इसलिए लगा, वो कंबाइंड एसएससी उसने सब कुछ दे दिया था, तो फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं बचती और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये 62 समथिंग कुछ आती है प्लस क्वेश्चंस की बुक, वो ले लेना। मैथ्स के लिए मैंने किरण की बुक और आरएस अग्रवाल की बुक रेफर की थी। और भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, दुनिया पढ़ती है, पता नहीं कौन कौन से राइटर की बुक पढ़ती है। ठीक है, लेकिन मैंने इन दोनों को रेफर किया था क्योंकि ये बुक सारे एसएससी के पैटर्न्स और क्वेश्चंस आपको दे देती है, और ये बुक एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है जिससे आज तक हर कोई पढ़ के पास हुआ है। ठीक है, आगे जीएस के लिए ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, मनोहर पांडे अरिहंत, ये भी अच्छी बुक है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, डीपली पढ़ना है तो ल्यूसेंट, थोड़ा फोकस्ड पढ़ना है तो मनोहर पांडे। न्यूज़पेपर पढ़िए करंट अफेयर के लिए, या फिर प्रतियोगिता दर्पण ले आइए। ठीक है, और हर मंथ की सिर्फ उसकी हेडिंग्स पढ़ लेंगे तब भी काम हो जाएगा, हमें डीपली ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, बस चीजों को थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या न्यू इवेंट हो रहे हैं करंट के लिए। ठीक, इंग्लिश के लिए पैरामाउंट की दोनों ले आइए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, क्योंकि इसमें अच्छा समराइज दिया हुआ है दो सभी, मतलब कुछ कुछ बुकों में से इसमें आप इकट्ठा ना करके एक जगह देख लीजिए। या फिर ल्यूसेंट ले आइए, अच्छी बुक है वो भी, उसमें भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। किरण मत लीजिएगा, उसमें गलती बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, उसमें कुछ और पढ़ेंगे, यहाँ कुछ और पढ़ेंगे, कहीं कुछ और मिलेगा। ठीक है, एमबी सीरीज ले आइएगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि क्योंकि इंग्लिश आगे मेंस में भी आपको काम करना है, तो आपको इसको एमबी सीरीज फॉलो करते रहना। ठीक है, यहां से आपके ग्रामर पोर्शन और आपका जो बचा हुआ पोर्शन है बेसिक्स वो क्लियर हो जाएगा। ल्यूसेंट से आपकी प्रैक्टिस मिल जाएगी, वन वर्ड, इडियम्स, वो कैब का जितना मतलब पोर्शन है वो अच्छा दिया हुआ है ल्यूसेंट में, बहुत ज्यादा दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, और एमबी सीरीज से आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते चले जाएंगे। तो ये हम लोगों का प्री हो गया। प्री के बाद आता है हम लोगों का फिजिकल।
पहले क्या था, 2015 तक फिजिकल था, उसके अगले ही दिन मेडिकल था, लेकिन 2016 में क्या कर दिया, फिजिकल लिया, उसके बाद मेंस, और अब तक मेडिकल की डेट भी नहीं दी है। आ रहा है, होगा कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कि अब हम लोगों को देखना है फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या होना है, किस तरीके से करना है, वो देखते हैं। अब देख लेते हैं फिजिकल, मेल फीमेल दोनों के लिए। मेल के लिए फिजिकल में पहले होगी 1600 मीटर की दौड़, जो 6.5 मिनट में है। जिसने ये कवर कर ली वो अगले स्टेज 100 मीटर की दौड़ पे जाएगा, जो 16 सेकंड में है। जिसने ये कवर कर ली, अब एक बात सुन लो, ये सिर्फ एक एक चांस मिलेंगे इनके लिए सिर्फ एक एक चांस। जिन्होंने ये दोनों कवर कर ली वो लॉन्ग जंप के लिए जाएगा, जो 12 फुट है। 12 फुट क्या है, लॉन्ग जंप है, जो सिर्फ 3 चांस मिलते हैं। ठीक है, यहां पे 3 चांस मिलेंगे आपको। हाई जंप 4 फीट है, 3 चांस यहां पे भी। शॉर्ट पुट, कुछ को यही नहीं पता शॉर्ट पुट क्या होता है, भाई गोला फेंक। ठीक है, एक गोला होगा आपके हाथ में, लगभग 8 किलो के आसपास का वो होता है, आपको उसे फेंकना है कुछ ऐसे। ठीक, 15 फुट तक फेंकना होता है, बहुत इजीली फेंक देते हैं, मुश्किल से मैंने तो नहीं देखा आज तक का कोई इसमें बाहर होता हुआ शॉर्ट पुट में तो। ठीक है, हाँ इन दोनों में बाहर होते हुए देखे हैं, लेकिन इसमें नहीं देखा। 15 फीट होता है, इसके भी 3 चांस मिलते हैं। लड़कियों की अगर बात करें फीमेल्स की, तो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में, 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट है, और हाई जंप 3 फीट है। जिसने ये कवर अप कर लिया उसका, जो मैंने पहले आपको बताया था PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो होगा, मतलब उसी दिन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे पैटर्न दिया हुआ है मेंस और फिर मेडिकल, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे देख लेते हैं मेंस में क्या करना है। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो मेंस एग्जाम में आएगा आप लोगों का इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश। 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, और 2016 से ये ऑनलाइन हो गया है, दोनों ही प्री और मेंस दोनों के दोनों। इससे पहले ये पेपर पे थे, OMR सीट पे। अब देखो 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं। ठीक है, इसकी कट ऑफ भी इसी ईयर 2016 से ही निकलनी शुरू हुई है, और इस बार जो UR कट ऑफ गई थी जनरल की, वो सिर्फ 70 गई थी, तो ज्यादा टफ इसकी कट ऑफ नहीं जाती है। आपकी इंग्लिश बेसिक होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए, और थोड़ा सा हाई इंग्लिश, मतलब जो बाकी के पोर्शन को ग्रैब कर ले, इतना होना चाहिए कि आप इंग्लिश में कम से कम 120-130 तो मार्क्स गेन कर ही लें। अब बात कर लेते हैं कि मेंस में बुक्स के लिए इंग्लिश की, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि आप पैरामाउंट की बुक ले लीजिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ले लीजिए, MB सीरीज ले लीजिए, इसके अलावा ल्यूसेंट ले लीजिए। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने के लिए, इडियम्स पढ़ने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपका मन। इनके अलावा भी अगर आपको कोई इंग्लिश की अच्छी बुक बताता है, प्रीफर करता है, जैसे SP बख्शी हो गई, ठीक है, लेकिन SP बख्शी पढ़ने के लिए पूरा 1 साल आपको चाहिएगा, बहुत डीपली बहुत अच्छी बुक दी हुई है, इतना नहीं आप डीप पढ़ पाएंगे। और अगर कोई है पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी रेफर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेडिकल की, मेडिकल में क्या क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन की। वो मेडिकल में क्या क्या चेकअप होगा। देखो मेडिकल बड़ा ऐसा नहीं है, हवा बना रखा है मेडिकल का। मेडिकल बहुत इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज नहीं हो सकता, या ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, तब तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम लोगों के मेडिकल वाले दिन 2 टेस्ट होते हैं, 3 मान लो, चलो 3 होते हैं। पहला आपका ब्लड टेस्ट होगा। वो ब्लड टेस्ट होता है, आपको कोई ब्लड के रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर ब्लड की आपकी जैसे प्लेटलेट्स होती हैं, ये सब कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा यूरिन टेस्ट, ठीक, और थर्ड होता है हम लोगों का चेस्ट का एक्सरे, ताकि हम लोगों की कोई पसली कम या ज्यादा या टूटी हुई कुछ इस तरीके की तो नहीं है। दांत चेक करते हैं, कोई दांत उखड़ के टूट के हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे उखड़ गया टूट गया कुछ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, कीड़ा हल्का फुल्का लगा रहता है, वो 3 दांतों तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज। उसके बाद हम लोगों के क्या क्या चेकअप होते हैं, मैं सर से ले लेता हूं। ठीक, सबसे पहले चेक होगा हमारी आईज।
आईज में हम लोगों का स्क्वेंट आईज बोलते हैं, मतलब भेंगापन तो नहीं है। वो इस तरीके से हम लोगों की आंखें ऐसे चेक करेंगे कि आंखों में इसके भेंगापन तो नहीं है। ठीक। दूसरा, नाक, हम लोगों के सांस तो ठीक चल रहे हैं, कोई रुकावट तो नहीं है, नाक की हड्डी तो नहीं बढ़ी हुई है। किसी को प्रॉब्लम होती है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो रिजेक्शन का कारण बन जाता है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर ही निकल गया, नहीं, वो रीमेडिकल के लिए दे दिया जाता है। ठीक। इसके बाद मिलता है हम लोगों को कटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे होंठ कट जाता है ना, देखा होगा आपने, वो एक रोग टाइप का होता है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं आगे के लिए। आंखों में कलर विजन नहीं होना चाहिए। आंखों में कलर विजन नहीं होना चाहिए कि किसी की आंखों में कलर विजन होता है। ठीक है। वो क्या होता है अभी बता दूंगा मैं आपको। ठीक। किसी को कलर की पहचान नहीं होती है। ठीक है। वो सब नोक नी, फ्लैट फुट और वेरिकोज वेन, ये 3 चीज है। आई साइट जो हम लोगों की मांगता है वो 6/6 या 6/9 मांगता है, इससे ज्यादा रीमेडिकल के लिए दे दिया जाता है। ठीक है। इतनी एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं नोकनी। एक तो देखता है हाथों में, मतलब ये हाथों की कोनी आपस में तो नहीं मिली हुई है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, बस इनमें इतना गैप होना चाहिए कि 15 डिग्री तक पहुंचे, बस। क्लियर। दूसरा यही होता है पैरों में, किसी के पैर इस तरीके से मिले होते हैं, मैं आपको बना के अभी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा नोकनी और वेरिकोज वेन क्या होता है, कहां पे होता है। ठीक है। फ्लैट फुट होता है किसी का तलवा जो होता है पैर का, वो हम लोगों को कुछ इस तरीके से होता है ना, थोड़ा सा बो टाइप, कुछ ऐसा ना होके बिल्कुल ऐसा होता है, तो वो भी एक रिजेक्शन का कारण होता है। ठीक है। दूसरा, आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। कुछ के हाथ में बहुत जल्दी से पसीना आ जाता है ना, वो नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोग वेपन्स वगैरह जो है चलाने के, वो नहीं चल पाते हैं, फिर उससे फिसल जाते हैं, उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो पाती है। ठीक। हियरिंग पावर सुनते हैं, कान पे ऐसे हाथ रख लिया, पीछे से नंबर बोला 32, 31, 60, आपको वो बताना होता है, फिर ऐसे, मतलब वो एक एक कान से सुनते हैं। ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं हम लोग कि नोकनी और वेरिकोज वेन क्या होता है। ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग एक बार, देख लेते हैं दोस्तों नोकनी क्या होती है। ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी सी गंदी है। देखते हैं, ये हमारे घुटने हैं। ठीक है, पैर के घुटने। नोकनी होती है ये, जो हम लोगों के घुटने एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, मतलब उसको मिलके इस तरीके से आते हैं, है ना, इनके बीच में गैप नहीं बन पाता, तो ये होता है नोकनी। ये हमारे नॉर्मल होते हैं, इनके बीच में कम से कम 2 से 2.5 इंच का तो गैप होना चाहिए। ज्यादा गैप अगर हुआ तो इसको बन जाते हैं, ये बन जाते हैं बो एल्बो, ये बो हो जाते हैं, मतलब ये कुछ धनुष के तरीके के हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से, जिन्हें हम हिंदी में बांडा भी कह देते हैं कि ये तो बांडा हो रखा है। ठीक है। ये होना चाहिए नॉर्मल, और यही एक्सेप्टेबल है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, देखो अगर बो की प्रॉब्लम ये है, एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाता है। ठीक है। वो डॉक्टर आपको बता देंगे, कोई फिजिशियन। अगर ये दिक्कत है आपको कि आपके घुटने इस तरीके से मिले हुए हैं, तो आप एक काम करो, इसके लिए जैसे आप लोग चेयर पे बैठते हो, देखता देखा भी होगा, आप तकिया ले लो, उसको फोल्ड कर लो ताकि वो खूब मोटा सा हो जाए, और अपने पैरों के बीच में घुटनों के उसे बैठ के रख के तब बैठा करो। कपड़ा बांध लो, कुछ पढ़ रहे हो तो कपड़ा बांध लो। ठीक है। 2-3 घंटे तो कम से कम बैठ के पढ़ते ही होंगे, बस उसको पैर में रखो। ठीक। कुछ इस तरीके से बुक रख लो, कुछ मोटा सा, कुछ 2-3 इंच कम से कम मोटा होना चाहिए, ताकि आपके पैर क्या हो जाए, उसी पोजीशन में आ जाए। बटरफ्लाई किया करो बैठ के, पैरों से ऐसे मिला के ना, वो इस तरीके से करते हैं बटरफ्लाई, वो किया करो। इस एक्सरसाइज से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन होते हैं, 15 से 20 दिन में ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, कोई इसमें ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वेरिकोस वेन्स की, वो क्या होती हैं वो देखते हैं। दोस्तों ये है हम लोगों के लेग का पीछे का हिस्सा, मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूं, लेग अगर मैं उस सामने की जा रहा हूं तो मेरे पीछे से लेग अगर मैं देखूं, ठीक है, ये आपकी काफ हो गई। ठीक। इस काफ के और ऊपर जो ये हमारा घुटने का जो पोर्शन होता है, जिससे हमारा जो पैर होता है वो बेंड करता है, यहां पे आप लोगों के पास
कुछ इस तरीके से वेन्स दिख रही होंगी, नसें दिखती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी साफ साफ दिखती हैं, नीली हरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाल सा दिखता है, या एक जगह पे इकट्ठी होती हुई साफ साफ दिख रही होती है कि ये मेरी दिख रही हैं। इन्हें बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो आप मेडिकली रिजेक्टेड हैं। अगर आप इस तरीके से हैं इसमें तो आप मेडिकली रिजेक्टेड हैं। इनको सही करने के लिए प्लीज एक बार जाके गवर्नमेंट डॉक्टर से मिलिए, वो आपको इसका इलाज बता देंगे। एक ऑपरेशन है छोटा सा, उससे ये हट जाती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें रिस्क भी आ जाता है। उससे आप बेटर कंसल्ट करेंगे डॉक्टर के साथ कि ये कैसे दूर हो सकती है। ठीक है, तो वेरिकोज वेन का भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैंने कंप्लीट सीपीओ के लिए किस तरीके से क्या करना है सब चीज डिटेल में बता दी है। अब देखते हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे फेसबुक पेज पे आप विजिट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। वहां से आपको हर एक तो वीडियो का लिंक, जो जो मेरे चैनल की वीडियोस हैं उनका। दूसरा, कलर विजन मैंने आपको बताया था, उस कलर विजन को कैसे देखते हैं, क्या क्या वे चीजें हम लोगों को दिखवाते हैं, उसकी पीडीएफ मैं आपके लिए वहां पे डाल दूंगा, ताकि आप उसे डाउनलोड करके देख ले कि किस तरीके की सीट हमें दी जाती है कलर विजन के लिए। ठीक है, या फिर आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, कोई भी डाउट अगर है आपको, तो क्या होगा, आपको मैं वहां पे भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा ताकि आप कलर विजन को देख सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये चैनल जो मेरा चैनल है बी राइट विजन क्लासेस, जिसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक एग्जाम के बारे में, और इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इन सब के हर एक टॉपिक की वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप इजीली हर चीज को ग्रैब कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं है सीपीओ के एग्जाम की, अगर आपने ठान लिया तो 6 महीने के अंदर अंदर आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, जैसे भी आएगा मैं उसको बता दूंगा आपको किस तरीके से उसकी प्रिपेयर करनी है। वो तो आई चुका, बता ही दिया मैंने आज क्लियरली आपको सब कुछ। ठीक है, चलिए अब लग जाइए बस एग्जाम की तैयारी में। आएगा जब नोटिफिकेशन आता रहेगा, हमें सिर्फ एग्जाम को निकालना है। और अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो दिल्ली पुलिस से मिली तो वो दिल्ली में ट्रेनिंग करेगा, जरोदा कला। अगर किसी को सीआईएसएफ एसआई मिलती है तो वो निशा हैदराबाद में ट्रेनिंग करेगा। एसएसबी मिलती है तो गुवाहाटी, आईटीबीपी मिलती है तो वो अकॉर्डिंगली सेंटर्स देते हैं, कहां कहां आपको भेजते हैं। सीआरपीएफ का भी यही है, वो आपको चेन्नई भेज सकते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ एएसआई भी आपकी चेन्नई के पास में ट्रेनिंग करवाता है। इसके अलावा बीएसएफ आपका टेकनपुर ग्वालियर में ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग बहुत आराम से इजिली वे में करना, ताकि आप लोग हर चीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएं। अच्छे से ट्रेनिंग करना। ठीक है, हार्ड लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद वो चीजें आसान लगने लगती है। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, 4200 ग्रेड पे होता है, जिसका सैलरी पैकेज 7th पे के बाद कम से कम ट्रेनिंग टाइम में ही आपको 40,000 रुपए, और ट्रेनिंग के बाद लगभग 50 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इसमें, जो आप आगे जाके ग्रैब करोगे। आप कह लीजिए, आप इसका प्रमोशंस कह लीजिए, एग्जाम्स डिपार्टमेंटल कह लीजिए, आपको अच्छा मिलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में आप लोगों को एक अच्छी फैमिली मिलती है, एक एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं वो मिलता है। ऑफिसर लाइन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो लग जाइए तैयारियों में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।